Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and I am your computer teacher. आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस का आगाज करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आज का रोड मैप डिस्कस करते हैं कि थ्रू आउट द सेशन हमने अपने कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट को किस तरह लेके चलना है। आप लोग फर्स्ट ईयर की तैयारी कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के कोर्स कंटेंट से आगाह होंगे, आपने फर्स्ट ईयर का कोर्स भी पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंसेस बेसिकली फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंसेस के चैप्टर से थोड़ी मुख्तलिफ है, तो पहले हम उसका एक रोड मैप डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि इस सेशन में थ्रू आउट हम कैसे चलेंगे, लेक्चर प्लान क्या होगा, हमारा पेपर पैटर्न किस तरह का होता है और इस ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस से हम लोग किस तरह फैमिलियर होंगे, क्योंकि क्लासरूम एटमॉस्फेयर और तरह का होता है और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह से इसको ट्रीट करते हैं। तो आइए इसका आगाज करते हैं। देखिएगा, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंसेस का रोड मैप बेसिकली उसी तरह है जिस तरह आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आए हैं। आपका जो टोटल मार्क्स हैं पेपर के, थ्योरेटिकल पेपर के, वो 75 मार्क्स हैं। पेपर आपका 75 मार्क्स का ही सेकेंड ईयर का होगा और ये 2 hours 30 minutes इसकी ड्यूरेशन होती है। लेकिन जैसा भी मैंने पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट ईयर के कोर्स के हवाले से सेकेंड ईयर का कोर्स आउटलाइन के हवाले से भी, कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी, डिटेल के हवाले से भी थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर में आपने जो कंप्यूटर की बुक पढ़ी है उसमें 10 चैप्टर्स थे और उसमें आपने मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स देखी हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा। सेकंड चैप्टर जो है वो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरीज, कंप्यूटर बस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर मुश्तमिल था। थर्ड चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क्स का था। फोर्थ चैप्टर जो है उसमें आपने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ी थी। फिफ्थ चैप्टर में थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन इंटरनेट का लिया था। फिर सिक्स्थ चैप्टर आपका कंप्यूटर का यूजेस का था। सेवंथ चैप्टर में सिक्योरिटी वगैरह आपने डिस्कस की थी। इसी तरह एट्थ, नाइन्थ और 10th चैप्टर जो थे वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स थे जिसमें विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने डिस्कस की थी। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने 10 मुख्तलिफ तरह की चीजें देखी थी 10 चैप्टर्स में। हमारी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसका अगर आप कंपोजिशन देखें तो उसमें आपने पूरे साल के अंदर 2 चीजें पढ़नी हैं। अब वो 2 चीजें क्या हैं? एक आप डेटाबेस डेवलपमेंट देखेंगे और दूसरा आप प्रोग्रामिंग का आइडिया लेंगे। यानी सेकेंड ईयर का कोर्स बेसिकली 2 तरह के पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आपके पास 14 चैप्टर्स हैं और वो 14 चैप्टर्स इक्वल टू हाफ्स में डिवाइडेड हैं। जो फर्स्ट हाफ है यानी पहले 7 चैप्टर जो हैं वो डेटाबेस डेवलपमेंट के हैं और डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए जो टूल आप यूज करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का टूल होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ी थी, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो टूल यूज किया था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। इसी तरह स्प्रेडशीट पढ़ी थी, स्प्रेडशीट के लिए जो टूल डिस्कस हुआ था आपके साथ वो एक्सेल था। इसी तरह सेकेंड ईयर में आप फर्स्ट हाफ आपका पहले 7 चैप्टरों पर मुश्तमिल होगा जिसका टाइटल डेटाबेस डेवलपमेंट है और इस मकसद के लिए जो टूल आप यूज करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का होगा। इसी तरह नेक्स्ट फेज के अंदर चैप्टर नंबर 8 से लेके 14 तक जो सेकंड हाफ है आपके कोर्स का वो प्रोग्रामिंग पे मुश्तमिल है। आप प्रोग्रामिंग की जो है वो टॉपिक्स इसके अंदर देखेंगे और प्रोग्रामिंग का पूरा प्रोसेस आपके सामने आएगा और प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं। आपके कोर्स में जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए। सेकेंड ईयर में आपने छोटी छोटी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, बल्कि आपने 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक डेटाबेस डेवलपमेंट की और एक सी लैंग्वेज की। इनको आपने एक बुक के 2 हाफ्स की शक्ल में पढ़ना है। अगली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप इन सेक्शंस की वेटेज देखें अप्रोक्सीमेटली तो 7 चैप्टर्स इसके हैं और 7 ही चैप्टर्स सी के हैं। लेकिन अगर पेपर कंपोजिशन देखें तो अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है तो अप्रोक्सीमेटली ये 7 चैप्टर्स करने के बाद आपके पेपर की वेटेज 25% है।
यानी आउट ऑफ 100 25 मार्क्स का पेपर कहां से आएगा? इन 7 चैप्टर्स में से। और इसी तरह रेस्ट ऑफ द 75% कोर्स वो कहां से आएगा? इस सेक्शन में से। यानी 7 चैप्टर पढ़ने के बाद आप इतने परसेंट पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे और अगले 7 चैप्टर पढ़ने के बाद आप इतने परसेंट पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। तो चूंकि आपकी किताब के बेसिकली ये 2 सेक्शंस हैं जिनकी ये परसेंटेज बनती है, लेकिन जिस सेक्शन की परसेंटेज ज्यादा है हम लोग उससे स्टार्ट लेते हैं। यानी सेशन का आगाज जब हमारा होगा तो हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज पढ़ेंगे और हमारा आगाज कौन से चैप्टर से होगा? चैप्टर नंबर 8 से। 8 से 14 तक इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। 75% कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 1 पे और 1 से लेकर 7 तक ये 7 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रोड मैप था। आइए अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न को। इससे आप वाकिफ होंगे, लेकिन एक बार इसके ऊपर नजर डालते हैं। आपको मालूम है आपके पेपर में 3 तरह की चीजें होती हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर एक सेक्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब हम पेपर कंपोजिशन देखते हैं कि कितने एमसीक्यूज कहां से आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से मखसूस होते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। टोटल 15 एमसीक्यूज हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं होती और इनके मार्क्स 15 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 सेक्शंस हैं बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी तरह 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस, इन तीनों सेक्शंस के अंदर 9 क्वेश्चंस आते हैं और इन 9 सवालों में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं इन ईच सेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 9 में से आपने 6 सवाल करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो टोटल इस सेक्शन के नंबर 6 इंटू 2 क्या हो गए? 12। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, 12 नंबर। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप 6 अटेम्प्ट करेंगे, 12 मार्क्स इसके होंगे। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है अगर आप गौर से देखें तो इनके आगे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है ये कहां से आया? डेटाबेस से, यानी पहले 7 चैप्टर्स में से। और इसी तरह ये 2 कंप्लीट सेक्शंस ये कहां से आए हैं? सी लैंग्वेज में से। तो अगर आप देखें तो कोर्स के अगर आप 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से कहां से आ रहे हैं? सी लैंग्वेज से। एक हिस्सा कहां से आ रहा है? डेटाबेस से। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस देखिएगा, इसके भी 2 सेक्शंस अलग अलग होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं डेटाबेस से, यानी पहले 7 चैप्टर्स में से। और इन 2 सवालों में से आपने कितने अटेम्प्ट करने? 1। और लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका 8 मार्क्स का, तो 8 नंबर का ये सेक्शन बनेगा जिनमें 2 सवाल आएंगे और आपने कोई 1 अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरह 7, 8, 9 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इन 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। और ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से आएंगे? सी लैंग्वेज में से। तो अब अगर आप देखें टोटल आपने इन 2 सेक्शंस में से 3 और 2 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन 3 में से 2 कहां से अटेम्प्ट करने हैं? सी लैंग्वेज में से, और एक कहां से अटेम्प्ट करना है? डेटाबेस में से। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 16 मार्क्स के। अब अगर आप इन सब को टोटल करें तो आपका पेपर है 75 मार्क्स का, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली जो है वो 75% मार्क्स जो है वो बनते हैं सी लैंग्वेज के और 25% मार्क्स बनते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट के। इसीलिए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम आगाज करेंगे अपने सेकंड सेक्शन से जो चैप्टर नंबर 8 है, सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, रोड मैप हमने डिस्कस किया, इसके अलावा हमने अपना पेपर का पैटर्न डिस्कस किया जो कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी था। अब एक छोटी सी डिस्कशन आपके साथ होगी अपने आज के सेशन के हवाले से। स्टूडेंट्स, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन मेरा मकसद आपके साथ डिस्कस करना है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं?
सबसे पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग, राइटिंग और उसके बाद स्पीकिंग। स्टूडेंट्स, ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं एक कम्युनिकेशन के, ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। जो लोग अच्छे रीडर्स हैं वो अच्छी राइटिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो लोग अच्छे राइटर्स हैं वो अच्छी स्पीकिंग की पावर भी रखते हैं। अब एक्चुअली ये लिसनिंग का प्रोसेस है, बेसिकली लिसनिंग इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते, किसी चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बेसिकली जो लिसनर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव लिसनर्स कौन से हैं? एक्टिव लिसनर्स वो होते हैं दैट रीड्स फ्रॉम माइंड, नॉट फ्रॉम द ईयर्स। और पैसिव लिसनर्स कौन से होते हैं? दैट लिसन्स थ्रू ईयर्स, नॉट देयर माइंड। तो बेसिकली मेरा मकसद आपके साथ ये डिस्कस करना है कि आप सोचें कि आप किस तरह के लिसनर बनना चाहते हैं। आया आप एक्टिव लिसनर हैं या आप पैसिव लिसनर हैं? आप लेक्चर को जितने ध्यान से सुनेंगे, जितने गौर से सुनेंगे, उतनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को उतनी बेहतर तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर की कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या डेटाबेस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर की तरह इंतहाई आसान नहीं है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और इनके अंदर आपकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और मैक्सिमम अटेंशन हमें रिक्वायर होगी। अगर आप एक लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने अपना मोर देन 100% उसकी लिसनिंग पे देना है, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया, लिसनिंग इज द मदर ऑफ लर्निंग। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अच्छी तरह से लेक्चर को लिसन करेंगे, तो आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइटिंग में, स्पीकिंग में, किसी भी मीन्स में। अगर आपसे लेक्चर पूछा जाए, आपको पता होगा, आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें सर ने ये एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ये सर ने शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे, इनका ये जवाब था। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो मेरा मकसद बेसिकली आपको ये आइडिया देना है और आपका फोकस इस तरफ तवज्जो दिलाना मेरा मकसद था कि आपकी लिसनिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में सबसे बड़ी चीज जो हमें रिक्वायर होगी वो आपका फोकस होगा। जितने बेहतरीन तरीके से आप फोकस करेंगे, उतनी बेहतर तरीके से आप उस लेक्चर की तमाम छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट्स को समझ सकेंगे। और दूसरी बात, आप सब लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं और आईटी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, और जिसका अंदाजा आपको इन गुज़िश्ता 4-5 माह के दरमियान अंदाजा हो ही गया होगा कि आजकल और आने वाले वक्तों में कौन से लोग सरवाइव करेंगे जो आईटी के साथ मुंसलिक होंगे। तो बेसिकली आईटी और इंग्लिश ये दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आइए आज के अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर से अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। यहां से हमारा सी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और इस चैप्टर का टाइटल है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। चूंकि हमने सी लैंग्वेज को डिस्कस करना है और सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इससे पहले कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना प्रोग्रामिंग के हवाले से जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, you must understand what is a programming language, what is meant by a program, who is a programmer, and what is meant by syntax of a language. एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सबसे पहले तो ये देखते हैं व्हाट इज अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल ऐसे जैसे दो इंसान आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो वो दो इंसान आपस में बातचीत के लिए एक मीडियम को यूज करते हैं। उस मीडियम को हम ह्यूमन लैंग्वेज का नाम देते हैं। लैंग्वेज का इंतखाब ऐसा किया जाता है जो दोनों बंदे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हों। फिर उस लैंग्वेज में अल्फाज,
जोड़कर, जुमले बनाकर या सेंटेंसेस को जोड़कर एक स्टोरी बनाई जाती है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो जस्ट लाइक अ ह्यूमन लैंग्वेज, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर्स, उसी तरह व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर से अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा। वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी एक यूजर और कंप्यूटर के दरमियान ये एक राब्ते का जरिया है। किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर। और इसका पर्पस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? इट इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। ये जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्स मोबाइल फोन्स के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आप लोग यूज करते हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो इनको डेवलप किया होगा। जो लोग इन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं वो लोग प्रोग्रामर्स कहलाते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर में इनको डेवलप किया जाता है उन सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब बेसिकली जो शख्स इस प्रोग्राम को डेवलप करता है उस शख्स को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहलाता है। ये कौन होता है? अ पर्सन हु राइट्स और मॉडिफाइज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बेसिकली प्रोग्रामर वो इंसान होता है जो प्रोग्राम को लिखता है या किसी प्रोग्राम को एडिट करता है, मॉडिफाई करता है, यानी प्रोग्रामिंग को समझता है। उस इंसान को हम प्रोग्रामर कहते हैं। अब इस प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, तो व्हाट इज अ प्रोग्राम? बेसिकली अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक्ट करता है और हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। तो बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन करवाए और जिसमें हम प्रोग्राम डेवलप करें वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहेंगे? दे आर प्रोग्राम। जो इंसान इस प्रोग्राम को डेवलप करेगा ही इज नोन एज प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ एक बहुत कॉमन टर्म इस्तेमाल होती है, वो है सिंटैक्स। आपको सिंटैक्स का भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट इज अ सिंटैक्स? सिंटैक्स आर द रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं जिनसे किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है। हर लैंग्वेज वो सेपरेट रूल्स डिफाइन करती है और उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा और कंप्यूटर एक एरर जनरेट कर देगा। तो बेसिकली जिस तरह हम लोग बेशुमार लैंग्वेजेस यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें उर्दू भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है। अब जैसे हम उर्दू सीखते हैं तो उर्दू सीखने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए कुछ रूल्स होंगे। वो रूल्स उर्दू का सिंटैक्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मुझे उर्दू बोलनी आती है या उर्दू लिखनी आती है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इंग्लिश का भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। इंग्लिश मुझे अलग तरीके से सीखनी पड़ेगी। बेसिकली इंग्लिश सीखने के लिए मुझे इंग्लिश के रूल्स सीखने पड़ेंगे कि इसे बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, एक जुमला खत्म होगा तो क्या करना है, स्टार्ट होगा तो क्या करना है। तो जैसे हमारी लैंग्वेजेस के अंदर रूल्स डिफरेंट हैं, उर्दू के रूल्स डिफरेंट हैं, इंग्लिश के रूल्स डिफरेंट हैं, इसी तरह हमारी बेशुमार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे सी हो गई, C++ है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है। ये सब लैंग्वेजेस के अंदर काम करने के लिए सेपरेट रूल्स डिफाइन किए गए और एक लैंग्वेज के रूल्स दूसरी लैंग्वेज के रूल्स से मुख्तलिफ हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सिंटैक्स बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज एंड ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रूल्स। हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक हमने अभी डिस्कस किया, उर्दू और इंग्लिश के रूल्स डिफरेंट हैं। उर्दू आप राइट साइड से लिखते हैं लेफ्ट की तरफ, लेकिन इंग्लिश का रूल क्या है? वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अगर आप इस रूल को उल्टा देंगे तो ना लैंग्वेज बोली जाएगी, ना पढ़ी जाएगी, ना समझी जाएगी। इसी तरह उर्दू के अंदर जब आप एक सेंटेंस खत्म करते हैं तो आप एक डैश लगाते हैं,
ये एक रूल है। इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जैसे इंग्लिश और उर्दू के रूल्स डिफरेंट हैं, आप सी लैंग्वेज पढ़ें, C++ पढ़ें, जावा पढ़ें, इन सब लैंग्वेजेस के रूल्स डिफरेंट हैं। तो हम कहते हैं ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स या ईच लैंग्वेज हैज सेपरेट सिंटैक्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स 4 डेफिनेशंस इब्तिदा में डिस्कस की। जैसे आपने देखा और मैंने आपको शुरू में बताया भी कि हम टॉपिक को ऐसे डिस्कस करेंगे कि उसके MCQs भी पता लगें, शॉर्ट क्वेश्चन भी पता लगें, लॉन्ग क्वेश्चन का भी पता लगे। तो ये आपसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन पूछी जाए, आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाए, ये एक पॉइंट प्रोग्राम की डेफिनेशन को जाहिर करेगा। प्रोग्रामर पूछा जाए, प्रोग्रामर के लिए 2 पॉइंट्स बना दिए गए। इसी तरह सिंटैक्स पूछा जाए, ये रूल्स डिफाइन कर दिए गए। तो इस तरह आप लोग अपनी डेफिनेशंस जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया हमने ले लिया। अब हम चलते हैं लैंग्वेजेस की टाइप्स की तरफ। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेजेस और नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट साइड डिस्कस करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस, इनको LLL से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे पूछा जाए LLL स्टैंड्स फॉर, तो आप कहेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? बेसिकली द लैंग्वेजेस दैट आर वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत क्लोज होती हैं। कंप्यूटर इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। हमारे लिए इनको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। यानी वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के बहुत करीब तर होती हैं लेकिन यूजर से दूर होती हैं, वो लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर डिफिकल्ट टू लर्न एंड प्रोग्राम। चूंकि इनके रूल्स डिफिकल्ट होते हैं, ज्यादातर बाइनरी कोड्स पर मुश्तमिल होती हैं या सिंबॉलिक फॉर्म में होती हैं जो हमारी नेटिव लैंग्वेज से दूर हैं, इसलिए इन हम कहते हैं कि इनको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। इसको एक और जरिए से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफिकल्ट टू लर्न एंड प्रोग्राम को हम ऐसे कह सकते हैं, इट हैज डिफिकल्ट सिंटैक्स, यानी इसके रूल्स डिफिकल्ट हैं। जिस लैंग्वेज के रूल्स आसान होंगे हम कहेंगे उसका सिंटैक्स इजी है, और जिस लैंग्वेज के रूल्स मुश्किल होंगे हम कहेंगे इसका सिंटैक्स डिफिकल्ट है। तो चूंकि लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के करीब तर होती हैं, यानी दे आर अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, तो इसलिए जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी, हमारे लिए उनका सिंटैक्स क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा एक और इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है मशीन डिपेंडेंट होना। मशीन डिपेंडेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे के लिए एक सीट मखसूस कर दी जाए तो हम कहेंगे ये इसकी प्रॉपर्टी है सीट डिपेंडेंट होना। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको किसी खास तरह के कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम डेवलप किया लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए। अब आपने जिस टाइप ऑफ कंप्यूटर के ऊपर उस प्रोग्राम को डेवलप किया है, वो प्रोग्राम उसी टाइप ऑफ कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, उसको किसी और टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऐसे प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए बनाए जाएं और उसी के ऊपर उनको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ऐसे प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दे आर नोन एज मशीन डिपेंडेंट। तो मशीन डिपेंडेंट को हम एक और लफ्ज से भी जाहिर कर सकते हैं, वो क्या है? जो चीज मशीन डिपेंडेंट होती है इट इज नॉन पोर्टेबल, यानी जिसको ट्रांसफर ना किया जा सके। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अब हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? दे कैन रन ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली। ये सिर्फ एक खास तरह के कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं और उसी टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इन्हें चलाया जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए के पास इंटेल बेस्ड मशीन है और स्टूडेंट बी के पास एक AMD स्पेसिफिकेशन के ऊपर बनी हुई मशीन है। तो बेसिकली इंटेल की मशीन के ऊपर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, वो इंटेल की किसी भी
प्रोसेसर वाली मशीन के ऊपर वो प्रोग्राम चलेगा, लेकिन अगर आप उसे AMD की मशीन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो वो AMD के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक खास टाइप ऑफ मशीन के लिए मखसूस हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनके 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये क्लोज टू कंप्यूटर होती हैं, इनको लर्न करना, प्रोग्राम करना डिफिकल्ट है, और ये मशीन डिपेंडेंट यानी कि ये नॉन पोर्टेबल होती हैं, इनको किसी और मशीन के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिएगा लो लेवल लैंग्वेजेस की 2 एग्जांपल्स या टाइप्स, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। इनमें से सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आती है। आइए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब पहले देखिएगा मशीन लैंग्वेज। इसके मेन पॉइंट्स अगर आप बोर्ड पर देखें तो आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, लेकिन हम इनको डिस्कस करते हैं। आपने पहले इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान से सुनना है कि इसके बारे में मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसको 1GL भी कहा जाता है। तो 1GL स्टैंड्स फॉर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जैसे नाम से जाहिर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन में सबसे पहले आने वाली लैंग्वेज है, इसलिए हम इसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसके अलावा ये बेसिक या फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर्स की। बेसिक, बुनियादी या फंडामेंटल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ये वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपसे अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो आप क्या बताएंगे? इट इज मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, बेसिकली वो किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। चूंकि जीरोज और वंस में बाइनरी लैंग्वेज आती है या मशीन लैंग्वेज आती है, तो कंप्यूटर सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है जो जीरोज और वंस के स्ट्रिंग्स की शक्ल में लिखी जाए। इसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म में है वो इन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो अगर मैं उर्दू में कोई चीज आपको बताऊं तो आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज को समझ सकते हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसी तरह चूंकि ये 0 और 1 की फॉर्म कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, तो अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो जीरोज और वंस की फॉर्म में हो, कंप्यूटर उन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट दीज प्रोग्राम्स। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहली चीज, दे आर डिफिकल्ट टू लर्न, राइट एंड डीबग। चूंकि जीरोस और वंस की शक्ल में प्रोग्राम को लिखना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल काम है, और चूंकि लेंथी प्रोग्राम्स हैं, एक छोटे से काम करने के लिए आपको लेंथी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती हैं, और प्रोग्राम जितना लेंथी होगा उसके एरर्स को तलाश करना, रिमूव करना उतना मुश्किल काम होगा। इसलिए हम कहते हैं दे आर डिफिकल्ट टू डीबग। बग क्या होता है स्टूडेंट्स? बग कहते हैं एरर को, और डीबग करने का मतलब है एरर्स को तलाश करना और इन्हें रिमूव करना। तो इसमें डीबगिंग मुश्किल काम है क्योंकि प्रोग्राम्स लेंथी हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेज की दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा उतरती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज टू कंप्यूटर है क्योंकि जीरोज और वंस की शक्ल में होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी मशीन डिपेंडेंट है। यानी अगर आप मशीन लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो दैट कैन बी रन ऑन ओनली अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑन एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो उम्मीद है आपको मशीन लैंग्वेज के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई। असेंबली लैंग्वेज को हम 2GL भी कहते हैं, यानी ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज थी, उसके बाद आने वाले जो वर्जन्स में उसके बाद आने वाले वर्जन को हम असेंबली लैंग्वेज का नाम देते हैं। बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है वो सिंबल्स पे या इंग्लिश लाइक वर्ड्स पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने जीरोस और वंस को रिप्लेस कर दिया। तो बजाय बड़े बड़े जीरोस और वंस के स्ट्रिंग लिखने के लिए
अगर आपको कोई स्मॉल वर्ड लिखना पड़े या कोई सिंबल्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देनी पड़े जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए निस्बतन आसान हो, बहुत आसान ना हो, लेकिन एज कंपेयर टू जीरोस और वंस किसी हद तक ये प्रोग्राम करना आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए इंस्टेड ऑफ जीरोस और वंस, और सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। चूंकि इसमें सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए इसलिए इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। अच्छा, अब अगर किसी लार्ज वर्ड या फ्रेज की जगह स्मॉल वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो इसको निमोनिक कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कंप्लीट लिखने की बजाय आप पीजीसी लिख दें तो बेसिकली पीजीसी इज अ निमोनिक। कंप्लीट लो लेवल लैंग्वेज लिखने की बजाय ट्रिपल एल लिख दें तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज को डिनोट करता है, ये भी एक निमोनिक है। तो लार्ज जीरोस और वंस के कोड्स को स्मॉल निमोनिक्स यानी इंग्लिश लाइक वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया और सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए, इसलिए इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस लैंग्वेज को प्रोग्राम करना एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज आसान है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज इट इज इजी। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूजर हैं, आपने असेंबली लैंग्वेज, ये AL लिखा है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर 2 इंस्ट्रक्शन लिखी ऐड और मल्टीप्लाई के लिए। अब कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, उसको क्या पता ये ऐड और मल ये इंस्ट्रक्शंस किस लिए हैं। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए दें तो वो डायरेक्टली इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर मैं किसी ऐसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दूं जो आप नहीं समझते, अब आपको मेरे दरमियान एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा जो मेरी बात समझ के आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताए। तो इसी मकसद के लिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है कि इसमें मशीन लैंग्वेज में, जीरोस और वंस में, फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है। अब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है। ये सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर क्या कहलाता है? असेंबलर। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट इज नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, इट नीड्स अ ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर क्या होगा? असेंबलर। ये असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है और ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है। चूंकि ये मशीन डिपेंडेंट है इसलिए हर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। तो इसलिए ये आसान तो है, लेकिन चूंकि ये भी मशीन डिपेंडेंट है इसलिए इसको हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे रिलेटेड चंद टर्म्स देखी और इसकी टाइप्स में से सिर्फ आज हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की है जो कि लो लेवल लैंग्वेज, और उसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। उम्मीद है आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा और इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।